मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, उसमें हमने मस निकालने की जो विधियां होती है यानी महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है उनकी विधियों को हमने जाना था और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको भी हमने हल किया था। आज हम इस वीडियो में हमारे जो मसफ़े से संबंधित जो भी शाब्दिक प्रश्न आते हैं यानी भाषा वाले जो भी प्रश्न आते हैं उनको जानेंगे कि कैसे हम उनको पहचानेंगे कि कैसे उनमें मस निकालना है या लस निकालना है, उनकी हम पहचान करना सीखेंगे और साथ ही साथ उन सवालों को हम हल भी करेंगे। महत्तम समापवर्तक कब निकाला जाता है, यानी जब हमारे शाब्दिक प्रश्न जब आएंगे तब उनमें हम कैसे पहचानेंगे, कौन से शब्द होंगे जिनको देखकर हम पहचान लेंगे कि वहां पर हमें मस निकालना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, तो इन शब्दों को देखकर यानी आपको शाब्दिक प्रश्न में ये शब्द मिलेंगे, इनमें से कोई सा भी शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि वहां पर हमें मस निकालना है। जैसे प्रश्न में आ जाए सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी या बड़े से बड़े या अधिक से अधिक, अधिकतम, लंबी से लंबी या सबसे लंबी, ऐसे कुछ शब्द हैं। इन शब्दों को देखना है आपको, यानी हमारे जो प्रश्न आएंगे उनमें अगर इनमें से कोई भी सा भी शब्द आपको मिल जाता है तो हम तुरंत पहचान जाओगे आप उनको कि वहां पर हमें महत्तम समापवर्तक या मस निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक कब निकालते हैं वो आपको मैंने पहले बता दिया था वहां पर पिछले वीडियो में। आज हम महत्तम समापवर्तक कब निकाला जाता है यानी हमारे प्रश्न में कैसे शब्द आएंगे जिनको देखकर हम पहचान जाएंगे कि वहां पर हमें मस निकालना है। तो ये शब्द आएंगे, इनमें से कोई सा भी शब्द आपको मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर हमें महत्तम समापवर्तक या मस निकालना है। अब ये शब्द हमने लिखे हैं। अब हम हमारे जो शाब्दिक प्रश्नों के जो सवाल है उनको हम करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है हमारा, उस बड़ी से बड़ी रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 45 मीटर, 105 मीटर, मी का मतलब मीटर, और 135 मीटर की दूरियां पूरी मापी जा सके। प्रश्न हमने पढ़ा तो प्रश्न में हमने देखा कि यहाँ पर शब्द आया है बड़ी से बड़ी। क्या है? बड़ी से बड़ी। हमने पढ़ लिया तो हम जैसे प्रश्न को पढ़ेंगे हमें तुरंत पता चल जाएगा, यानी तुरंत हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पर शब्द आया है बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी आता है तब हम क्या निकालते हैं? मस निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसमें लस नहीं निकालना है, इसमें मस निकालना है। क्यों निकालना है ये भी हमें पता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जिस प्रश्न में आपको शब्द मिल जाए बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम, लंबी से लंबी, सबसे लंबी, तो ऐसे शब्द जब दिख जाए तो आपको उसमें उस सवाल में या उस प्रश्न में आपको मस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी शब्द मिल गया तो हम तुरंत पहचान गए कि हमें इस सवाल में मस निकालना है। ठीक है, अब मस हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पर 45 है, 45 मीटर है, 105 मीटर है और 135 मीटर है। इनका हम क्या निकालेंगे? मस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मस। ठीक है, और किस विधि से निकाल रहे हैं यहाँ मैं नाम लिख रही हूं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, आप चाहो तो भाग विधि से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम 45 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 105 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 135 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब इनका जो मस आएगा वो किसमें आएगा? देखो हमारी इकाइयां है मीटर, 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 तीनों इकाइयां समान है तो हमें इकाइयां बदलने की जरूरत नहीं है, तीनों इकाइयां समान, इसलिए इनका मस भी किसमें आएगा? मीटर में ही आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 45 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। तो देखेंगे कि 45 में 2 का भाग जा रहा है क्या? तो 45 में 2 का भाग जाएगा क्या? तो इसका इकाई का अंक तो 5 है, जबकि इकाई का अंक हमारे 2 का भाग देना है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए?
0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि हमने भाजकता का नियम पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो यहाँ तो 5 है, इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित नहीं होगी, यानी 2 का तो भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? तो 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो देखिए यहाँ पर 5 है और ये 4 है, तो दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। और 9 में 3 का भाग 3 बार जाता है, 3 3 9, इसका मतलब 45 में 3 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो 3 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 एकम 3, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 5, तो कितने हो गए? 15। और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, कितनी बार गया? 15 बार। ठीक है, अब देखेंगे कि अब भी 3 का भाग जा रहा है क्या, तो अंकों को जोड़ते हैं। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। ऐसे भी हमें 15 दिख रहा है तो पता है 3 का भाग 15 में पूरी पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। अब हमारे यहाँ पर क्या आ गए? 5। और 5 कौन सी संख्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है, इसमें किसी और का भाग नहीं जाता। तो 5 में तो 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 105 है। अब 105 करेंगे और ये कब तक करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि को? जब तक कि भागफल में 1 ना आ जाए नीचे, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को करते चलते जाते हैं। ठीक है, अब 105 के हम निकालेंगे तो 105 में देखेंगे कि इसका इकाई का अंक तो 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग देने के लिए तो इकाई में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो 2 का नहीं जाता है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। क्या 3 का जाएगा? तो 3 का नियम है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। तो अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 5 में जोड़े तो 5, 5 में 1 जोड़े तो 6, और 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार, 3 दूनी 6, इसका मतलब 105 में भी जाएगा। तो 3 का भाग 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, और आगे 0 उतारेंगे 10 हो गए, 10 में चला जाएगा 3 3 9, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 5 तो हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का भाग जा रहा है कि, तो अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 और 3 हो गए 8, और 8 में 3 का भाग तो जाता ही नहीं है, इसका मतलब 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जा रहा है तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5 आती है। क्या इसमें 5 का भाग जा रहा है क्या? तो 5 का भाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो इसका एक अंक 5 है, इसका मतलब ये 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। यहाँ पर भी जा रहा था भाग, तो लेकिन हम पहले शुरुआत से छोटी संख्या से करते हैं, यानी 2 से, फिर 3 से, फिर इस तरीके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले 5 का दे दिया फिर 3 का दे दिया, होने में तो सही हो जाएगा लेकिन तरीका सही होना चाहिए, यानी पहले छोटी संख्या का फिर उसका नहीं जाए तो उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम चलते जाते हैं। ठीक है, तो 5 का जा रहा है इसमें पूरी बार, 5 7 35, 7 आ गए। अब 7 हमारी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है, ये सब की चर्चा हमने हमारा जो पहला टॉपिक था संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम, उसमें कंप्लीट कर लिया था, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 7 का भाग 7 में जाएगा एक बार, 7 एकम 7, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में स्वयं का ही भाग जाता है। ठीक है, चलिए अब 1 आ गया, तो इस 105 के भी भाज्य गुणनखंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब करेंगे हम 135 के। ठीक है, तो 135 में हम शुरू में किसका देना है? हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का, तो 2 का देंगे तो देखेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या है, और 135 का जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो 5 है तो 2 का तो भाग इसमें नहीं जाएगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। क्या 3 का जाएगा? तो अंकों का योग करके देखना पड़ेगा, तो 5 और 3 को जोड़े तो 8, और 8 में 1 जोड़े तो 9, और 9 में 3 का भाग जाता है पूरा, 3 3 9, इसका मतलब 135 में भी 3 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा, आगे 3 लेंगे, 13 हो गए, 13 में 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12, कितने शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 5 तो कितने हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है क्या? तो अंकों का योग करके देख लेते हैं, तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9, और 9 में 3 का जा रहा है, इसका मतलब 45 में भी जाएगा, तो 3 एकम 3, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 5 हो गए 15, 15 में 3 पंजे 15, 15 बार गया। क्या अभी भी 3 का जा रहा है क्या? तो देखते हैं, अंकों का योग 5 और 1 कितने होते हैं? 6, 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार, इसका मतलब 15 में भी जाएगा, तो 3 पंजे 15। अब 5 आ गए नीचे, 5 तो हमारी अभाज्य संख्या है, तो 5 में तो स्वयं का यानी 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए।
अब तीनों के भाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिख देंगे। 45 के भाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है। और 105 के हमारे भाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा में 5 गुणा में 7, और 135 के आए हमारे यहाँ पर 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तीन संख्या थी तो तीन के जोड़े हमारे बनेंगे। तीन के मतलब तीनों में जो समान होगी उनका हम एक समूह या स्तंभ या ग्रुप बना लेंगे। तो 3 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अब 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें भी है, तो 2 में है, 1 में नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। क्योंकि 3 है तो 3 3 के ही जोड़े बनेंगे। अगर दो संख्याओं का हम निकाल रहे हैं मसर, तो 2 2 के बनेंगे। 4 का निकाल रहे तो 4 4 के ही बनेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, बन गया। तो अब यहाँ जो अब जोड़े नहीं बने, अब जैसे 7 इसमें भी नहीं है तो इसमें भी नहीं है, तो फिर ये जोड़ा नहीं बनेगा। 3 इसमें इसमें नहीं, तो इसलिए जोड़ा नहीं बना, ठीक है। तो हम लिख देंगे 45, 105, 135 का मस बराबर होगा। तो इस जोड़े 3 का जोड़ा बना था उसमें से 3 लेंगे, और यहाँ 5 का भी एक जोड़ा बना था तो इसमें से भी 5 ले लेंगे। तो तीनों पंजे क्या हो गए, तीनों पंजे 15। अब आंसर हमारी इकाई क्या थी, मीटर थी, तो यहाँ आंसर किसमें आएगा, मीटर में, यानी 15 मीटर। इनका मसर क्या आ गया, 15 मीटर। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया कि वो रस्सी का नाप पूछा है ना अभी, कि रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 45 मीटर, 105 और 135 मीटर की दूरियों को पूरी पूरी नाप सके। तो वो रस्सी की लंबाई क्या है हमारी, 15 मीटर है। 15 मीटर लंबाई हमारी वो सबसे बड़ी रस्सी है, जिससे ये जो तीनों जो दूरियां दे रखी थी, हमें लंबाइयां दे रखी थी, वो क्या होगी, उनसे पूरा पूरा नाप सकते हैं। यानी 15 को इस पे 45 जगह पूरा पूरा नाप लेगी, 15 का 105 में भाग लगाएं पूरा नाप लेगी, 15 का भाग 135 में लगाएंगे तो भी पूरा नाप लेगी। यानी वो रस्सी कितने मीटर आ जाएगी, 15 मीटर। 15 मीटर रस्सी जो इन तीनों दूरियों को पूरा पूरा नाप सकेगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 249 और 309 को भाग देने पर 9 शेष बचे, ठीक है। प्रश्न हमने पढ़ा। अब प्रश्न में क्या निकालना है, लसन निकालना है या मसन निकालना है, तो हमें वो शब्द ढूंढना पड़ेगा जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो सबसे बड़ी, यहाँ पर आया है सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी देखते हैं हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी जब शब्द आ जाता है तब हम मसन निकालते हैं, ठीक है। यानी हमें पता चल गया प्रश्न पढ़ने के बाद में कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मसन निकालना है। तो मस तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भाग देने पर 9 भी शेष बचने चाहिए, ठीक है। तो जब मस में शेष की बात आती है तो जो हमें संख्याएं दी होती है पहले से ही उस शेषफल को उस संख्याओं में से घटा लेते हैं, और नई संख्या जब हमारे पास आती है उन नई संख्याओं का ही हम मस निकालते हैं। जबकि लस में हमने क्या किया था, लस में जब शेष की बात हो रही थी तो हमने लस तो निकाला था संख्याओं का, और शेष को क्या कर दिया था, उस लस में क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। लस की बात अलग थी, वहां तरीका अलग था। जब मस की हम बात करेंगे और जब शेष हमें दे दे, कोई भी संख्या हमारे शेष बचने के लिए कहे, तो उन संख्याओं में से पहले उन शेष को हम घटा लेंगे, और घटाने के बाद में जो नई संख्या आएगी, उन नई जो संख्या आएगी हमारी, उनका ही हम मस वहां पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। तो भाग देने पर यहाँ 9 शेष बचने चाहिए, और हमारे पास 2 संख्या दे रखी, तो पहले से ही हम शेष को घटा लेंगे। यानी 249 में से 9 घटाएंगे, और 309 में से भी हम क्या घटा देंगे, 9 घटा देंगे, ठीक है। तो 249 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 240, ठीक है। और 309 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 300, ठीक है। अब नई संख्या हमारी आ गई है 240 और 300। अब हमें जो मस निकालना है वो 249 और 309 का नहीं निकालना है, जो हमारे पास घटाने के बाद यानी शेष घटाने के बाद जो नई संख्या प्राप्त हुई है ना, उनका ही हम मस निकालेंगे। जबकि लसन में क्या होता था, शेष की जब बात होती थी तो हम लसन निकाल लेते थे पहले, और जो शेष होता था उसको लसन में जोड़ देते थे। वहां का तरीका अलग है लसन में करने का, ठीक है, शेष वाला, ठीक है। जबकि मस में क्या हो जाएगा, तरीका अलग हो जाएगा। इसमें पहले से ही घटा लेते हैं, और नई संख्या जब प्राप्त होती है उन नई संख्याओं का ही हम मस निकालते हैं। याद रखना है आपको, ये होता है इसका तरीका करने का, ठीक है। अब 240 और 300 हमारी नई संख्या आ गई है, अब इनका हम मस निकाल लेंगे, ठीक है।
और मस हम किस विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम भाग विधि से इसको कर लेते हैं। ठीक है, दोनों विधियां मैंने सिखा दी है, तीसरी भी मैंने सिखाई थी, समापवर्तक से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो भाग विधि से हम कर लेते हैं। तो भाग विधि कैसे की जाती है कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगा दिया जाता है। तो 240 हमारी छोटी संख्या है और 300 हमारी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो भाग लगाएंगे, 240 का भाग किसमें लगा देंगे, 300 में लगा देंगे। ठीक है, तो 240 का भाग 300 में लगाएंगे तो 3 में देंगे, पहले नहीं जा रहा है, 0 लेंगे, 30 में नहीं जा रहा तो 0 और लेंगे, 300 गए, 300 में चला जाएगा। तो 240 एकम 240 हो जाएंगे और 240 दूनी तो ज्यादा हो जाएंगे ना भाई, 480 हो जाएंगे। तो 480 ज्यादा हो जाएंगे, कितनी बार गया, एक बार गया, और एक बार उसको तो हम भागफल में लिख देंगे और 240 को हम 300 के नीचे लिख देंगे। अब घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 4 नहीं जाते, एक उधार लिए, कितने हो गए 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ कितने रह गए 2, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, अब जो हमारा शेषफल बचा था वो तो क्या बन जाएगा, हमारा भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक। और जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। यानी 240 जो हमारा भाजक था वो तो भाज्य बन गया और जो शेषफल था वो भाजक बन गया। अब 60 का भाग हम 240 में लगा देंगे। और कब तक लगाते हैं आपको पता है, पहले मैंने सिखा दिया मस से कैसे निकाला जाता है, विधियां बता दी, विधियों के द्वारा कैसे निकाला जाता है। ये तीनों विधियां मैंने आपको अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में बता दी। ठीक है, तो 60 का भाग हम 240 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। देखो 60 को 4 से गुना करते हैं तो 4 को 0 से गुना किया 0, 4 छंग 24, कितने आ गए 240, यानी 0 ये 0 हो गया और 6 को 4 से गुना किया 6 चौके 24, यानी पूरी पूरी बार जा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो गुणा कर करके यहाँ पर पहाड़ा बना सकते हो और उसके बाद कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो 4 बार में कितने आ गए 240। ठीक है, तो 0 में से 0 गए तो 0, 4 में से 4 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, 0 0 आ गया। हमें कब तक करना है ये भाग विधि, कब तक करनी है, जब तक कि शेषफल 0 0 नहीं आ जाता है। जब 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 शेषफल में 0 आ जाएगा तब हमारी भाग विधि कंप्लीट हो जाएगी। और जो 0 जब लास्ट जिस भाजक से 0 आया था शेषफल वही हमारा मस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 कब आया था, जब हमने 60 का भाग लगाया था, यानी जब लास्ट वाला भाजक हमारा 60 था तब हमारा 0 आया। तो हमारा जो मस होगा वो कितना होगा 60। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 240 और 300 का मस बराबर कितना होगा 60 होगा। ठीक है, ठीक है 60 आ गया। अब 60 ही हमारी सबसे बड़ी संख्या है जिनमें अगर हम 249 में 309 में इसका भाग लगा देंगे 60 का तो हमारे भाग देने पर 9 शेष बचेंगे। ठीक है, हमेशा हमारे 9 शेष बचेंगे, यानी 60 एक सबसे बड़ी संख्या है। 60 वो सबसे बड़ी संख्या है जब हम 60 का भाग 249 और 309 में भाग देने पर 9 शेष बचेंगे। 60 का भाग हम 249 में देंगे तो भी 9 शेष बचेंगे और 60 का भाग हम 309 में लगाएंगे तो भी हमारे 9 शेष बचेंगे, क्योंकि संख्या तो हमारी ये थी ना। तक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से करते हैं, यानी जब मस होता है और वहां शेष के लिए बोला जाए तो पहले से ही उस शेष को संख्याओं में से घटा लिया जाता है और जब नई संख्या प्राप्त होती है उन नई संख्याओं का यह मस निकालते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 540 सेमी, सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर, चौड़ाई 420 सेंटीमीटर और ऊंचाई 300 सेंटीमीटर है। उस बड़े से बड़े फीते की लंबाई बताइए जो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पूरा पूरा माप सके। प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि प्रश्न में हमें क्या निकालना है, लस निकालना है या मस निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसे शब्द को ढूंढेंगे वहां पर जो हमने अभी पढ़ा था। तो हमने देखा कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और बड़े से बड़े क्या लिखा है, बड़े से बड़े। तो हमने पहचान लिया कि यहाँ पर बड़े से बड़ी आ जाए या बड़ी से बड़ी आ जाए, अधिक से अधिक आ जाए, लंबी से लंबी आ जाए, अधिकतम आ जाए, सबसे बड़ी आ जाए, तो इसमें हम क्या निकालते हैं, मस निकाल। तो हमने वो शब्द ढूंढ लिया और हमें पता चल गया कि इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, इस प्रश्न में हमें मस निकालना है। ठीक है, अब इकाइयां भी देख लेते, तो इकाई है 540 सेंटीमीटर, 420 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर।
तीनों इकाइयां समान है, तो हमारा जो मसर निकालेंगे वो भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो मसा हम करेंगे, इसको कोई सी विधि से कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड से कर लेते हैं इसको। ठीक है, दोनों से करेंगे, आंसर दोनों में सेम आएंगे, आपकी चॉइस है, आप किस विधि से करना चाहते हो। ठीक है, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो 540, 420 और 300, तीन संख्या थी हमारी, तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 540 के निकाले, तो 540 में देखेंगे कि इकाई का अंक 0 है, तो इस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग हम लगाएंगे, 2 दूनी 4, कितने शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 4, तो कितने हो गए 14, 14 में कितनी बार जाएगा 7 बार, 2 7 14, शेषफल 0 बचे, आगे उतारे 0, 0 भाग दिया तो भाग टूट की 0। ठीक है, आगे देखेंगे 270 में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो जा रहा है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है, तो 2 का लगा देंगे, 2 एकम 2, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 7 में देंगे तो 2 तिया 6, कितने शेषफल लग गए 1, आगे उतारे 0, 10 हो गए, 10 में 2 पंजे 10। ठीक है, अब 135 आ गई हमारी संख्या, क्या 135 में भी 2 का भाग जा रहा है क्या, तो देखें इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाता है, तो 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 3, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, तो हम अंकों का योग करके देखेंगे, क्योंकि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो 5 और 3 हो गए 8, और 8 में 1 जोड़े तो 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 135 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 चौक 12, कितने बच गए शेषफल 1, आगे उतारे 5 हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, कितने आ गए 45, क्या 45 में 3 का भाग जा रहा है क्या, तो अंकों का योग करके देखेंगे, तो 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 45 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, शेषफल बच गए हमारे 1, आगे उतारे 5, तो कितने हो गए 15, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। अब क्या 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो अंकों का योग कर लेंगे, 5 और 1 कितने होते 6, और 6 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 15 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15। अब हमारे आगे यहाँ पे 5, और 5 हमारी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है, किसी और का भाग नहीं जाता, तो 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, भागफल में 1 आ गया, इसका मतलब हमारा 540 की जो अभाज्य गुणनखंड किए थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमें करना है 420 के। ठीक है, अब 420 में अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 2 का लगाएंगे, तो देखते हैं 2 का जाता है क्या, तो इकाई का अंक इसमें 0 है, तो 0 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है, तो 2 का जा रहा है 2 दूनी 4, शेषफल नहीं बचे, आगे उतारे 2, 2 में कितनी बार गए 1 बार, 2 एकम 2, 0 में भाग नहीं गया तो भाग टूट गई 0, फिर 2 का लगाएंगे, जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 बार गया, शेषफल नहीं बचा कुछ भी, 0 बचा, आगे उतारे 1, अब 1 में भाग नहीं गया हमारे, क्योंकि आगे 1 उतार लिए, 1 उतारने पर भाग नहीं गया, तो भाग नहीं जाता है, तो हमारा भाग क्या हो गया, टूट जाता है, भाग टूट की 0, फिर आगे उतारेंगे 0, तो कितने हो गए 10, और 10 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग 5 बार, 2 पंजे 10, यानी 105 बार चला गया। क्या 105 में अभी भी 2 का भाग जा रहा है क्या, तो इकाई का अंक इसमें 5 आ रहा है, तो 2 का तो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3, क्या 3 का जा रहा है क्या, तो अंकों का योग करना पड़ेगा, अंकों के योग में अगर चला गया तो इसका मतलब 105 में भी चला जाएगा, तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 हो गए, 5 में 1 जोड़े तो 6 हो गए, और 6 में 2 का भाग 6 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 105 में भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा, आगे 0 उतारे 10 हो गए, 10 में जा रहा है कितनी बार 3 बार। ठीक है, 3 तिया 9, कितने शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 5, तो कितने हो गए 15, और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है कि, तो अंकों का योग कर लेंगे, 5 और 3 हो गए 8, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 35 में भी नहीं जाएगा, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5, क्या 5 का जाएगा क्या, तो 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती, तो 5 का इसमें जाएगा 5 और 7 35, इकाई का अंक 5 था ना, इसलिए 5 का चला गया। अब 7 आ गई, 7 हमारे अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का जाएगा 7 एकम 7, अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है। ठीक है, 420 अभी 1 आ गया, तो 420 के भी अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गए, अब करना है हमें 300 की, तो 300 में 2 का भाग जाएगा क्या, तो इकाई का अंक 0 है, तो 2 का तो इसमें
जाएगा पूरी पूरी बार। तो 2 एकम 2, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 0, 10 हो गए, 2 पंजे 10, आगे 0 उतारे, भाग गया, भाग टूट गई 0। 150 आ गए, क्या 150 में 2 का भाग जा रहा है क्या? तो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो 2 का भाग 15 में देंगे तो 2 7 14, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 0, तो 2 पंजे 10, कितने आ गए? 75। ठीक है, क्या 75 में 2 का भाग जा रहा है क्या? तो इसका इकाई का अंक तो 5 है, 2 का तो नहीं जाएगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, क्या 3 का जाएगा? तो अंकों का योग कर लेते हैं, तो 7 और 5 कितने हो गए? 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, 3 चौक 12, इसका मतलब 75 में भी जाएगा। तो 3 का लगाएंगे, 3 दूनी 6, कितने बच गए? शेषफल 1, आगे उतारे 5, हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है? तो अंकों का योग कर लेंगे, 5 और 2 थे 7, 7 में 3 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 25 में भी नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5। तो 5 का नियम होता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होती है, तो इसका इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 25 में 5 का भाग चला जाएगा, 5 25। 5 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे हम कि 540 के आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 बार आए हमारे 2, और 3 बार आए हमारे 3, और 5 आए हमारे 1 बार। ठीक है, लिख लिया। 420 के लिख लेते हैं। 420 के गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक है, और 300 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब क्या करना होता है? हमें जोड़े बनाएंगे। अब हमारे पास 1 2 3 संख्या है, तो 3 3 के ग्रुप हमारे बनेंगे, वो भी कौन से? समान समान। ठीक है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में मिल गया, इसलिए एक ग्रुप तो इसका बन गया, जोड़ा बन गया। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो एक ग्रुप हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका भी हमारा एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, 3 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है तो नहीं बनेगा, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं तो नहीं बनेगा, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक जोड़ा हमारा 5 का ये बन जाएगा। ठीक है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं तो नहीं बनेगा, 5 इसमें बचे हैं लेकिन इसमें तो नहीं है, तो जो नहीं बनेंगे जोड़े उनको तो हम नहीं उतारेंगे। ठीक है, अब जो जोड़े बन गए उनमें से हम एक एक संख्या को लिख लेंगे और उनको गुणा करेंगे, वही हमारा मस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 540 420 300 का मस बराबर, अब देखिए 2 का ये बनाता है एक जोड़ा, उसमें से 2 ले लेंगे, फिर 2 का एक और बनाता उसमें से भी 2 ले लेंगे, 3 का एक और ग्रुप बनाता उसमें से 3 ले लेंगे, और 5 का एक बनाता उसमें से 5 ले लेंगे। ठीक है, ले लिए। अब इनको क्या करना है? गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, और 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60। क्या आ गया? 12 पंजे 60। ठीक है, अब 60 आ गया। अब ये क्या था? 60। अब ये इकाई कितनी? सेंटीमीटर थी, तो हमारे भी इकाई क्या आ जाएगी? यहाँ पर पीछे सेंटीमीटर में लिख देंगे, यानी 60 सेंटीमीटर। यानी उस फित्ते की लंबाई, उस बड़े से बड़े फित्ते की लंबाई में ज्ञात करनी थी, तो फित्ता कितने सेंटीमीटर का होगा? 60 सेंटीमीटर होगा। यानी उस बड़े से बड़े फित्ते की लंबाई 60 सेंटीमीटर होगी, जो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पूरा पूरा माप लेगा। यानी 60 का भाग जब हम 540 में लगाएंगे, चौड़ाई 420 में लगाएंगे, ऊंचाई 300 में लगाएंगे, तो उसमें पूरा पूरा चला जाएगा। यानी 60 सेंटीमीटर का फित्ता इन तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को पूरा पूरा नाप लेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा है 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा 145, 203 तथा 377 लीटर है। एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा पूरा मापा जा सके? ठीक है, प्रश्न हमने पढ़ा। अब प्रश्न में हमें शब्द ढूंढना है जिससे हमें पता लग जाए कि इसमें क्या निकालना है। तो प्रश्न में यहाँ पर एक शब्द आया है अधिकतम। क्या आया है? अधिकतम। और अधिकतम हमने पढ़ा था कि जहां पर अधिकतम आ जाए शब्द, वहां हम क्या निकालते हैं? मस निकालते हैं। ठीक है, तो हमें प्रश्न को पढ़ा और हमने वो शब्द ढूंढ लिया और हमें पता चल गया कि इस प्रश्न में हमें मस निकालना है। ठीक है, अब इकाइयां भी देख लेते, तो 145, 203 तथा 377 लीटर है, यानी तीनों लीटर में चल रही है।
इसका मतलब हमारा जो मसा आएगा या फिर उस जो मात्रा जो लीटर में बर्तन है उसकी माप की जो क्षमता पूछा है कि कितना बड़ा माप या बर्तन होगा जो उसमें इन तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा पूरा मापा जा सके, तो वो भी किस में आएगा, लीटर में। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो मसा का वो लीटर में ही आएगा, क्योंकि तीनों इकाई लीटर में चल रही तो लीटर में ही आएगा। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसको हम भाग विधि से हल कर लेते हैं। दोनों में से किसी में भी कर लेंगे, भाग विधि से भी कर सकते हैं, भाज्य से भी आप कर सकते हो, तो हम भाग विधि से कर लेते हैं। ठीक है, भाग विधि से करेंगे तो हमारे पास तीन संख्या आई है, 145, 203 और 377। तो देखिए भाग विधि से कैसे करते हैं, यहां लिख देती हूं मैं एक बार, 145, 203 तथा 377 लीटर का मस। ठीक है, तो तीन संख्या जब आ जाती है तो हम कैसे निकालते हैं भाग विधि से उनका मस? छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या, देखो सब छोटी 145, उससे बड़ी 203 है, सबसे बड़ी 377 है। आप चाहे आगे पीछे कैसे भी हो, हमें छोटी संख्या लेना है फिर उससे बड़ी लेना है, छोटी में बड़ी का भाग बड़ी में भाग लगा देना है, उसके बाद जब उसका लास्ट भाजक होगा उसका भाग हम किस में लगा देंगे, आखिरी जो हमारी तीसरी वाली संख्या बची उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारी 145, उससे बड़ी 203 है, तो इन दोनों का हम भाग लगाएंगे। ठीक है, यानी 145 का भाग हम 203 में लगा देंगे। ठीक है, 377 का भाग 377 में भाग हम बाद में करेंगे। तो 145 का भाग 2 में नहीं जाएगा, 0 उतारे 20 में नहीं जाएगा, 3 उतारे 203 में चला जाएगा। ठीक है, अब 145 का भाग 203 में देंगे तो एक बार में तो 145 आएंगे, अब दो बार में देखते हैं कितने आते हैं। तो 145 को 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 चौका 8 रे कितने हो जाएंगे 9, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 290 आ रहे तो 290 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो कितनी बार गया, एक बार ही जाएगा, एक बार में आगे 145। घटाएंगे तो 3 में से 5 नहीं जाते, एक उधार लेंगे तो इसके बाद तो 0 ये इससे उधार लेगा तो 10 हो गए, 10 होते ही इसको देगा तो 13 हो गए, 13 में से 5 गए तो 8। अब यहाँ 10 से एक उधार ले दिया, कितने रह गए 9, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए 5, और यहाँ रह गए 1, 1 में से 1 गया तो 0, कितने शेषफल बच गए हमारे 58। ठीक है, जो 58 शेषफल बच गए थे वो तो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक, और जो हमारे 145 थे वो क्या बन जाएंगे, भाज्य, वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब 58 का भाग लगाएंगे 145 में, तो देखते हैं कितनी बार जाता है, तो 58 एकम 58 आएंगे, 58 दूनी कितने होते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 की 6 हासिल का 1, 2 पंजे 10 1 11, कितने आ गए 116। 58 तिया करते हैं कितने आते हैं, क्योंकि 116 तो भी 145 से छोटे है ना, 3 बार में तो ज्यादा आएंगे, 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 पंजे 15, 15 2 17। ठीक है, 174 आ गए, तो 174 तो क्या हो गए, बड़े हो गए, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार में कितने आ गए हमारे 116। ठीक है, घटाएंगे, 5 में 6 नहीं जाते, एक उधार लिए 15, 15 में 6 गए तो कितने बच गए 9, यहाँ रह गए 3, 3 में से 1 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0, कितने बच गए 29। अब 29 तो हमारा क्या बन जाएगा, शेषफल तो भाजक बन जाएगा, और जो हमारा भाजक था 58, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो 58 हमारा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 29 का भाग 58 में लगाएंगे, कब तक करते हैं, जब तक कि शेषफल 0 0 नहीं आते। तो 29 का भाग 58 कितनी बार गया, 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 2 बार चला गया। ठीक है, और 2 बार में आ गए हमारे 58, यानी पूरी पूरी बार चला गया, कितने आ गए 0 0। ठीक है, 2 बार करने में हमारे 0 0 आ गए, यानी हमारा लास्ट भाजक 0 0 कब आया था, जब हम 29 का, जब लास्ट 29 था हमारा भाजक, तब हमारा शेषफल 0 0 आया था। ठीक है, अब इस लास्ट जो भाजक 29 आया उसका भाग हमारी आखिरी जो बची संख्या है 377, उसमें हम लगा देंगे। ठीक है, तो 29 का भाग हम 377 में लगाएंगे। ठीक है, तो 29 का भाग 3 मिल जाएगा, आगे 7 लेंगे 37 हो गई, 37 में चला जाएगा, 29 एकम 29, 29 दूनी 58 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो एक बार गया 29 एकम 29। ठीक है, घटाएंगे, 7 में से 9 नहीं जाते, एक उधार लिए 17, 17 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे 8। ठीक है, कितने यहाँ कितने रह गए 2, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, आगे उतारे 7, 87 हो गए, 29 का भाग 87 लगाए तो 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 कितने हो जाएंगे 87, तो 3 बार चला गया, 3 बार में हमारे पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो 0 0, 7 में 7 गए 0, 8 में 7 गए 0, यानी 29 का भाग लगाने पर हमारे शेषफल 0 0 आ गए, यानी लास्ट भाजक हमारा 29 ही रहा, इसका मतलब हमारा इनका मसा आया वो कितना आ गया 29 आ गया, कितना आ गया 29। ठीक है, अब आंसर किस में लिखना है, इसमें लीटर में, इसलिए यहाँ 29 लीटर आ जाएगा, यानी वो जो माप है, यानी एक माप की अधिकतम क्षमता क्या होगी, यानी मापने का जो भी क्षमता वाला जो बर्तन होगा उसकी माप 29 लीटर की होगी, जो इन तीनों बर्तनों में भरे जो दूध है 135 लीटर, 203 लीटर, 377 लीटर, उसको पूरा पूरा नाप सकेगा। तो हमारा आंसर आ गया 29 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 227, 272 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 8 शेष बचे। ठीक है, प्रश्न हमने पढ़ा। प्रश्न में हमें पता लगाना है पहले कि हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पर हमें शब्द ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर शब्द आया है बड़ी से बड़ी। क्या आया है? बड़ी से बड़ी। इसका मतलब इसमें मसा में निकालना है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि हमें मसा निकालना है। 227 और 272 हमारी जो संख्या आई है उसका हमें मसा निकालना है। लेकिन अभी यहाँ पर ये एक और चीज दे रखी है कि क्रमशः 7 और 8 शेष बचने चाहिए। तो अभी हमने पहले जो प्रश्न किया था उसमें मैंने बताया था कि जब मसा निकालना है और वहां पर शेष हमें दिए हो तो पहले से ही उन संख्याओं में से शेष को घटा लेते हैं और जो नई संख्या हमें प्राप्त होती है उनका हम मसा यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, अब वहां पर तो हमारे एक ही शेष था, यहाँ पर 2 शेष है, एक तो 7 है एक 8 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ लिखा है क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहली दूसरी लिखी ना उनके शेष पहले यहाँ पे पहली में कितने बचने चाहिए? 7 बचने चाहिए और दूसरी बार 272 इसमें 8 शेष बचने चाहिए भाग देने पर। ठीक है, तो हम इसको हल कर लेंगे। तो पहले तो हमारी संख्या प्राप्त करते हैं नई वाली। तो पहली संख्या है 227, उसमें से तो क्या घटा देंगे? 7। दूसरी संख्या है हमारी 272, उसमें से घटाना है हमें 8, क्योंकि 2 शेष दे रखी है तो दोनों में से घटा लेंगे। क्रमशः का मतलब पहली में से पहला घटाना है, दूसरी में से दूसरी। 3 संख्याओं के आएंगे तो वहां पर 3 शेष भी आ सकते हैं। एक आएगा तो सभी में से उसी शेष को हमें घटाना होगा। यहाँ पर 2 संख्या थी, 2 शेष है, क्रमशः लगा रखा है। इसका मतलब पहली में से पहला शेष घटाना है, दूसरी में से दूसरा घटाना है। घटाएंगे तो नई संख्या बनेगी हमारी। 227 में 7 गए तो कितने बचेंगे? 220। और 272 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 264। ठीक है, नई संख्या आ गई हमारी 220, 264। अब ये नई संख्याओं का ही हम मसा निकालेंगे। ठीक है, ये नियम होता है हमारे मसा में, जब शेष दिया हो तो इस तरीके से मसा में निकालते हैं। ठीक है, अब नई संख्या आ गई हमारे 220, 264। अब इसको हम भाग विधि से भी कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। दोनों विधियां साथ में चल रही हमारी, आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। आपको जो भी अच्छी लगे फिर आप उसी से करना है। करना तो आपको एक से ही है, दोनों से करोगे आंसर तो वही आएंगे, लेकिन हमें सवाल को तो एक ही बार हल करना है ना। तो एक विधि आपको अपनानी, कोई सी भी आप विधि अपना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 220 और 264 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 220 और 264। तो 220 में 2 का भाग लगाएंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 ही है हमारी, तो जाएगा क्या देखते हैं। तो 220 में इकाई अंक 0 है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें पूरी बार चला जाएगा। तो 2 एकम 2, शेषफल नहीं बचे, आगे उतारे 2, 2 एकम 2, शेषफल भी नहीं बचे, 0 बचे, आगे 0 उतारे, 0 में भाग गया, भाग टूट की 0। 110 आगे क्या? 110 में भी 2 का भाग जा रहा है क्या? तो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 है। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा, तो 11 एक और लेंगे तो 11 हो गया, 11 में चला जाएगा, 2 पंजे 10। कितने शेषफल बच गए? 1। आगे उतारे 0 तो कितने हो गए? 10, और 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 का भाग जा रहा है कि 55 में भी तो देखते हैं इकाई अंक 5 है तो 2 का तो नहीं जा रहा। तो 2 के बाद संख्या आती है हमारी अभाज्य कौन सी? 3। तो 3 का जाता है कि तो अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 5 और 5 होते हैं 10, और 10 में तो 3 का भाग जाता है नहीं, तो फिर 55 में भी नहीं जाएगा। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5। क्या 5 का जाएगा कि? तो 5 का नियम क्या होता है कि इकाई अंक अगर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है, इसका मतलब 55 में 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग 5 एकम 5, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 5, तो कितनी बार गया? 1 बार, 5 एकम 5। ठीक है, 11 बार गया। अब 11 कौन सी संख्या है हमारी? अभाज्य, और 11 अभाज्य तो 11 में तो 11 का ही भाग जाएगा, तो 11 एकम 11। यानी इसमें आगे हमारे अभाज्य संख्या 7 का इनका भाग देने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अभाज्य संख्या आते ही अभाज्य में तो स्वयं का ही भाग जाता है। तो 11 है तो 11 में 11 का भाग 1 बार गया, 1 आ गया यहाँ पे, तो इसका तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। 264 करते हैं तो 264 में 2 का भाग जाता है क्या? तो देखिए इसका इकाई अंक 4 है तो इसमें जाएगा, तो 2 का लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 4, तो 2 दूनी 4। क्या अभी भी 2 का जा रहा है तो इकाई अंक 2 है तो जाएगा, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, आगे उतारे 3, 13 हो गए, 13 में जाएगा 2 छिकी 12, शेषफल बच गए हमारे 1, आगे उतारे 2, 12 हो गए, 12 में 2 का भाग जाएगा 2 छिकी 12। 66 आ गए, अब 66 में 2 का जा रहा है तो इकाई अंक 6 तो जाएगा, तो 2 का भाग 66 लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, 33 बार गया।
अब 33 में क्या 2 का जा रहा है कि तो इकाई का अंक तो इसमें 3 है, तो 2 का तो नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3, क्या 3 का जाएगा कि तो अंकों का योग कर लेंगे। 3 और 3 कितने होते हैं 6, और 6 में 3 का जा रहा है, इसका मतलब 33 में भी जाएगा। तो 3 से 3 एकम 3, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 3, 3 में एक बार गया 3 एकम 3। 11, अगर 11 कौन सी संख्या है हमारी अभाज्य संख्या है, तो 11 में तो 11 का जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, दोनों के भाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ लिख देंगे हम 220 के गुणनखंड तो आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 11। ठीक है, और 264 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनके जोड़े बनाएंगे। अब 2 ही संख्या है तो 2 2 के ग्रुप बनेंगे हमारे, तो 2 इसमें भी तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया। अब 5 इसमें नहीं तो नहीं बनेगा, इसमें 2 ऊपर नहीं है तो ये 2 का भी नहीं बनेगा। 3 इसमें लेकिन ऊपर नहीं है तो यहाँ पर नहीं बनेगा। 11 इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ पर भी 11 का जोड़ा हमारा बन जाएगा, बन गया। अब लिख देंगे हम 264 का मस बराबर 220 264 का मसा बराबर क्या आ जाएगा, तो इस 2 में से एक 2 ले लेंगे, इस ग्रुप में से भी 2 ले लेंगे, ये 11 का है तो इसमें से 11 ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। अब इनको गुणा कर दें, 2 को 2 से गुणा 2 दूनी 4 और 4 को 11 से गुणा किया तो 11 चौगुना 44। ठीक है, तो 44 हमारे क्या आ जाएगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें अगर हम 227 में भाग लगाए 44 का, या 44 का भाग 272 में लगाएं, यानी 227 और 272 में लगाए 44 का भाग, तो हमारे 227 में लगाने पर तो हमारे 7 शेष बचेंगे और 44 में लगाने पर हमारे 8 शेषफल बचेंगे। ठीक है, 272 में लगाने पर तो कितने बचेंगे 8, क्योंकि यहाँ क्रमशः दे रखा था ना भाई 7 और 8 बचने चाहिए। तो 44 का भाग जब 227 में लगाएंगे तो 7 शेष बचेंगे और 44 का भाग 272 में लगाएंगे तो 8 शेष बचेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 44। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 44 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा, इस वीडियो में हमने जाना कि मसम जब हमारे पास शाब्दिक प्रश्न आ जाए और वहां में कैसे पता लगेगा कि कौन से प्रश्न में हमें क्या करना है, तो उन शब्दों को हमें याद रखना है और उन शब्दों से हमें पता चलेगा कि इस प्रश्न में हमें लस निकालना है, इस मसम में निकालना है। तो आज हमने उन प्रश्नों को कंप्लीट हल किया है और दोनों विधियां मैंने बता दी है। तो हमने भाग विधि से भी किया है कुछ सवालों को और कुछ सवालों को हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से भी किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमने लसर मसब के जो शाब्दिक प्रश्न है या जो भी दूसरे प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब लसर और मसब में क्या रिलेशन होता है, यानी उनके बीच में क्या संबंध होते हैं, लसर मसब जब हम निकालते हैं तो ऐसे जब हमारे प्रश्न आते हैं तो उनके जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों के बारे में जानेंगे और उन सूत्रों से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।